आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये सिलेबस हमारा एफएससी से रिलेटेड और एमडी कैट से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आज के टॉपिक में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, these are the things that we are going to understand. First of all, we are going to study the anatomy, functions of cartilage and mechanism of breathing, and then we are going to study the blood carriers. The blood carries oxygen and carbon dioxide between lungs and body tissues, and how the respiratory pigments help them. As well as we are going to study a few respiratory disorders such as tuberculosis, emphysema, and lungs cancer. Human respiratory system. Human respiratory system consists of nose, mouth, epiglottis. But remember, epiglottis हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं, ये आगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, और माउथ भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। नोज से हम जहाँ जहाँ से हवा गुजर के हमारे लंग्स तक पहुँचती है वो तमाम सिस्टम का हिस्सा है, वो तमाम चीज़ें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, नोज से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंक्स जिसे हम थ्रोट भी कह सकते हैं। देन लेरिंक्स, लेरिंक्स के अंदर वॉइस बॉक्स होता है जो कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड में हेल्प करता है। देन ट्रैकिया विच इज आल्सो नोन एज अ विंड पाइप, और मेन एयरवे होती है ट्रैकिया। देन टू द लंग्स, इन द लंग्स देन यू हैव bronchi, bronchioles, alveoli, alveolar sacs, and then the oxygen goes to the body. Now, let's move on to the next. There is also a skeletal muscle for the respiratory system, which is helpful in breathing. This skeletal muscle of for respiration is known as diaphragm. It helps in breathing. Components of the upper respiratory tract. हमारी नोज, नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स और नोज की मदद से हम लोग सांस लेते हैं, और ये सांस हमारी फेरिंक्स से होता हुआ हमारे लेरिंक्स में और फिर ट्रैकिया में जाता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस की स्लाइट मूवमेंट के साथ हमारा जो खाना होता है वो फेरिंक्स में जाने से रोका जाता है और वो टुवर्ड्स द फूड पाइप यानी इसोफेगस में मूव हो जाता है। हमारी नोज और तमाम नेजल कैविटीज के अंदर चंद सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कैप्चरिंग ऑफ द जर्म्स एंड बैक्टीरियाज एंड मॉइस्चरिंग ऑफ द सेल ऑफ द एयर। These cells have cilia and the basal granules. The basal granules produce the fluid that help in capturing the bacteria and dirt particles. Upper respiratory functions. Upper respiratory tract की क्या functions हैं? वो है passage of the respiration. मतलब respiration के लिए जो हवा गुजरती है वो उसके लिए एक passage अप्लाई करते हेल्प करते हैं। और रिसेप्टर्स फॉर द स्मेल, रिसेप्टर्स फॉर स्मेल हमारी नोज के अंदर मौजूद हैं जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं। फिल्टर्स इनकमिंग एयर टू फिल्टर द लार्जर फॉरेन पार्टिकल्स, लार्ज फॉरेन पार्टिकल्स सच एज डर्ट पार्टिकल्स, ये यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं। मजीद नोज और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का काम मॉइस्चर एंड वार्मिंग ऑफ द इनकमिंग एयर और रेजोनेटिंग द चैम्बर फॉर वॉइस, हमारी वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए जब जो चैम्बर्स यानी लिरिक्स जो रेजोनेशन प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फंक्शन है, जो कि जिसमें जैसे कि जिसमें लिरिक्स जिसमें मौजूद है। कंपोनेंट्स ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लिरिक्स से आगे हम लोग जैसे मूव करते हैं तो ट्रैकिया आता है, देन ब्रोंकस, सिंगल को हम ब्रोंकस कहते हैं, और अगर ज़्यादा की बात की जाए तो ब्रोंकाई कहते हैं। राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। ब्रोंकस मजीद जब डिवाइड होता है और जब इसमें थोड़ा सा कार्टिलेज रह जाता है तो हम लोग
उसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। जो मज़ीद डिवाइड हो तो तमाम किस्म का कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है और वो क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई बन जाता है। दिस इज अ डायग्राम for our vocal cord when our vocal cord is open and when our vocal cord is closed. Soft palate is above the tongue right here, and this is our tongue. As you can see, this is the larynx, trachea and lungs. This is just an animation to show you that how actually our body is and how the vocal cords looks like when they are open and closed. Trachea. Trachea is lined with the respiratory epithelium. Respiratory epithelium has ciliated pseudo-stratified columnar epithelium. C-shaped pieces of hyaline cartilage protecting airway whilst allowing for the swallowing. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये ट्रैकिया है और ये हिस्सा ईसोफेगस का है। ट्रैकिया और ईसोफेगस दोनों इकट्ठे साइड बाय साइड हमारी ये दोनों पाइप्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ट्रैकिया का मकसद होता है ये एयर को लाया करती है कि हमारे लंग्स तक पहुंचे, और जबकि इसोफेगस हमें खाने में हेल्प करती है। अब सी शेप कार्टिलेजेस का अक्सर मकसद ये होता है कि हमारी जब ट्रैकिया के अंदर कोई गैस यानी एयर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता तो ये प्रिवेंट करते हैं, सी शेप कार्टिलेज प्रिवेंट करते हैं ट्रैकिया को कोलैप्स करने से, आपस में चिपकने से हेल्प करते से रोकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ईसोफेगस में किसी भी किस्म का कार्टिलेज नहीं है, लिहाजा ये आपस में जुड़ा हुआ है। अगर ट्रैकिया में भी ना हो तो ये भी आपस में इस तरह ही जुड़ जाए। और ये यहाँ पर कार्टिलेज ना होने का मकसद ये है कि जब हम लोग स्वालोइंग को फूड कर रहे हो, खाना निगल रहे हो, तो हमारे लिए आसानी से खाना निगला जा सके। ओके और जो ये जो मसल्स होते हैं इसके साथ, इन कार्टिलेजेस के साथ ट्रैकियल मसल्स भी होते हैं जो कि हम हेल्प करते हैं, हमें हेल्प करते हैं कि खाने में हम लोग इजीली स्वालो कर सकें। ये जो ट्रैकियल मसल्स हैं इनका मकसद हमारे यहाँ पर हेल्प करना विद रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन नहीं है, ये यहाँ पर ईसोफेगस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लंग्स, याद रहे कि राइट साइड ऑफ द लंग्स यानी राइट लंग हैज 3 lobes and the left side has 2 lobes. प्लूरा, प्लूरा क्या है? प्लूरा लिक्विड को कहते हैं जो कि लंग्स के इनर और आउटर लेयर के अंदर मौजूद होता है। इसका मकसद लंग्स को रेजिस्टेंस के खिलाफ हेल्प करना होता है, मिनिमम रेजिस्टेंस करता है रेजिस्टेंस को यानी मिनिमाइज करता है। अगर ये ना हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जिससे लंग्स एब्रेशन हो सकता है। ओके, प्लूरा एफ्यूजन यानी हम लोग जो, और ये जो प्लूरा है इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड भी कहते हैं। पेरिटल आउटर लेयर को हम लोग पेरिटल प्लूरा कहते हैं और इनर लेयर को हम लोग विसरल प्लूरा कहते हैं। प्लूरा में ब्रेन्स हैं जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। Larynx maintain an open airway route for food and air, assists in sound production. These are the functions of the larynx. The function of the trachea is transport air to and from the lungs. यानी कि ये lungs से हमारे mouth और हमारे nasal cavity से और outside the body में हमें respiration में help करता है, breathing में help करता है। Bronchi, branches in the lungs, और bronchioles जब bronchi की diameter 1 millimeter और less than 1 millimeter हो जाए तो उसे हम लोग bronchioles कहते हैं। और जो lungs हैं जिसका हम लोग सारा बात कर रहे हैं यानी कि ये हमें gaseous exchange में help करता है, transport air to alveoli for the gaseous exchange. Now, gaseous exchange between the blood and the alveoli. जब हवा यहाँ पर यानी कि हमारे एल्वियोलाई में मौजूद होती है तो ये कैसे ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड में जाती है?
थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ये हमारे ब्लड में चली जाती है। अब डिफ्यूजन से क्या होता है कि ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो रेड है इसमें ब्लड है, और ये जो ब्लू है यहाँ पे भी ब्लड है। लेकिन याद रहे पल्मोनरी वेन्यूल्स यानी पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ पल्मोनरी वेन्स ऐसी हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वैसे नॉर्मली आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन पल्मोनरी का मतलब है कि ये सब बात उल्ट है। पल्मोनरी वेन्यूल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी आर्टरियोल्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी लंग्स में आता है यहाँ पर, तो गैसेस की डिफ्यूजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वेन्यूल आर्टरियोल्स के अंदर, पल्मोनरी आर्टरियोल्स के अंदर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो आउटसाइड डिफ्यूज कर जाता है, और ऑक्सीजन की चूँकि एल्विलाई के अंदर ज़्यादा है कंसंट्रेशन, वो इनसाइड डिफ्यूज कर जाता है। जब ये दोनों इनसाइड डिफ्यूज कर जाते हैं तो लिहाजा एक्सचेंज ऑफ ब्लड एट दिस लेवल हैपेंस, हो चुका है। अब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ चुका है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बाहर से जा चुका है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। याद रहे कि हमारे जो लंग्स हैं वो ना खुद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना एक्सपैंड होते हैं। ये तमाम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इनडायरेक्ट मेथड से होता है। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, ये देखिए। इनहेलेशन की जो स्टेप्स हैं, इनहेलेशन में डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायाफ्राम एक स्केलेटन मसल की शीट है जो कि एक अंडरलाइनिंग प्रोवाइड करती है हमारे लंग्स को। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये डाउनवर्ड मूव करता है। अब ये डाउनवर्ड मूव किया और यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ द रिब्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और रिज केज एक्सपैंड हो जाता है और लंग्स भी एक्सपैंड हो जाते हैं। अब देखिए, लंग्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक्सपैंड नहीं हुए। जब यहाँ से डायाफ्राम डाउनवर्ड मूव किया, रिज केज एक्सपैंड हुआ, तो लंग्स को स्पेस मिली और बाहर एयर की प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एयर अंदर मूव की और लंग्स एक्सपैंड हो गए। इन द सेम वे एक्सेलेशन में डायाफ्राम रिलैक्स करता है और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायाफ्राम होती है, और जबकि रिब केज कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड द लंग्स कंप्रेसेस एंड द एयर मूव्स आउट। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो दोबारा ये बात सुन लें कि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, रिब केज एक्सपैंड, लंग्स एक्सपैंड, डायाफ्राम रिलैक्स, मूव्स अपवर्ड, एंड रिब केज कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स compress. This is inhalation and this is exhalation or expiration. Breathe in. For example, here you can see in these both are the same diagrams. Just to show you, the diaphragm contract, this is the diaphragm, rib cage, and the chest expand. You breathe in the air. आपने एयर को ब्रीथ इन किया, और लेकिन जब डायफ्राम रिलैक्स होता है वो अंदर की तरफ मूव कर जाता है, लंग्स को थोड़ी सी स्पेस मिलती है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि चेस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और ब्रीथ आउट हो जाता है, हमारी हवा लंग्स से बाहर आ जाती है। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, प्रेशर ग्रेडियंट, इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन को हम लोग एयर इन से भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक्सपायरेशन को एयर आउट से भी समझ सकते हैं। ये एक साइकिल होता है। रिलैक्स स्टेट में डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होते हैं, और इंस्पिरेशन में क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, पुलिंग मसल्स डाउन, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एलिवेटिंग चेस्ट वॉल एंड एक्सपेंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट, lowering the pressure in the lungs, pulling in air. In expiration, the muscle relax and the intercostal muscles, here the muscles mean intercostal muscles, and the diaphragm resumes dome shape. Intercostal muscles allow chest to lower the resulting in the increase of the pressure in the chest and expulsion of the air. जब मसल्स रिलैक्स होते हैं और डायफ्राम रिज्यूम डोम शेप, दो इंटरकोस्टल मसल्स की मदद से जो चेस्ट है और जो साइज ऑफ द चेस्ट है वो कम हो जाता है और एयर आउटवर्ड मूव करती है। अब ये रेगुलेशन ऑफ द ब्रीथिंग ऑटोमेटिक है, इसे किसी हद तक आप अपने
कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, क्योंकि आफ्टर अ लिटिल व्हाइल यू कैन नॉट completely control it. Okay, first step होता है receptor cells near the respiratory center responds to the change in the cerebrospinal fluid H positive caused by the increase in the arterial carbon dioxide. Second step में होता है कि receptor cells in the carotid and aortic bodies responds to the large decrease in the arterial oxygen. Third step is the higher center in the cortex can exert conscious control over expiration. लिहाजा पहले इनकॉन्शियस हम लोग जब थोड़ी लेवल तक कॉन्शियस कंट्रोल होता है, लेकिन थोड़े से लेवल के बाद जब हम लोग सांस को रोके रखते हैं, जैसा कि आप नोट करेंगे, तो थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली इनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि आप इनकॉन्शियसली बड़ा सांस लेने लग पड़ते हैं. रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट. Medulla help in controlling the breathing. Pons influences the rate and the pattern of the breathing. And the conscious control of the breathing is with the help of the cerebellum. Rate of breathing. At rest, normally 15 to 20 times per minute. We breathe 15 to 20 times per minute. During exercise, we breathe 30 times per minute. In one day, an average human breathes 20,000 times. Inhale 35 pounds of air. Isn't it interesting? Respiratory distress syndrome. ये syndrome अमूमन babies में होता है. Why this happens? Due to the lack of surfactant, which is a fluid that helps in maintaining the shape of the alveoli, as well as it helps in the breathing. These are the normal alveoli, and these are the collapsed alveoli of a diseased person with respiratory distress syndrome. Now, respiratory pigments. What are the respiratory pigments? Respiratory pigments are those that help in respiration, and it helps in carrying the oxygen from one part of the body, from lungs to the other parts of the body. Hemoglobin increase. Hemoglobin is a respiratory pigment. Hemoglobin increase oxygen carrying capacity by 75 times. That's really amazing. This is the structure of the hemoglobin, which is a polypeptide chain, and here is the heme group, and this is the iron atom. Iron is very important for the heme group, and heme group is very important indeed for the whole structure. यहाँ पे जो आयरन और जो हीम ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होते हैं. प्रोटीन बॉन्ड्स टू अ मेटल. कौन सी मेटल? आयरन, जिसे हम लोग यहाँ पे हीमोग्लोबिन की बात करें. हीमोग्लोबिन इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज डिसोसिएशन, एच पॉजिटिव बाइंडिंग टू बफर ब्लड. ये ब्लड बफरिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो एच पॉजिटिव बाइंडिंग में चेंजिंग आती है, जो कि बफरिंग ऑफ द ब्लड में हेल्प करती है. और ये पीएच को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है. बफरिंग और पीएच तकरीबन एक ही बात आपको समझ आ रही होगी. इट आल्सो हेल्प्स इन द टेम्परेचर डिक्रीज. रेस्पिरेटरी पिगमेंट. प्रोटीन फंक्शन. अब इस प्रोटीन का क्या काम है, किस तरीके से कौन कौन सी प्रोटीन्स, मेजर प्रोटीन्स एक्ट करती हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट. Oxygen does not easily diffuse in the muscles, and oxygen is toxic to the biological system. So, the living system have developed a way around this. Physiological role of the myoglobin. Myoglobin is a protein present in the muscles that helps in the diffusion of the oxygen. Myoglobin transports oxygen in rapid respiring muscles. जो जिसके अंदर ज़्यादा रेस्पिरेशन हो रही होती है, मायोग्लोबिन उस मसल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. मायोग्लोबिन इज अ मोनोमर, यानी सिंगल यूनिट होता है. सिंगल मायोग्लोबिन कैन स्टोर ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ इट्स हाई affinity with the oxygen molecules. Diving animals have large concentration of myoglobin to keep oxygen supplied to the muscles. Hemoglobin.
What are the physiological roles of the hemoglobin? Hemoglobin found in the red blood cells carries oxygen from lungs to tissues and remove the carbon dioxide and H positive from the blood to the lungs. Hemoglobin lowers affinity for the oxygen than myoglobin. hemoglobin के अंदर infinity of for the oxygen कम होती है myoglobin से, लेकिन hemoglobin carries more molecules of oxygen than myoglobin. Hemoglobin is a tetramer. Tetramer, I have written it wrong. Tetramer यानी two sets of similar units, यानी दो अल्फा होते हैं हीमोग्लोबिन में, दो बीटा होते हैं, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन. This is the structure of muscle hemoglobin यानी कि myoglobin. Myoglobin muscle hemoglobin single stranded है और हीम कैरी द ऑक्सीजन, और इसके अंदर अफिनिटी ज्यादा होती है कैरिंग द ऑक्सीजन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Thanks for watching and don't forget to subscribe.